शाम 5 बजे राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के तत्वावधान में 2004वीं अंतर्राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी कथा उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह के उपलक्ष्य में विषय मुंशी प्रेमचंद जी और भारतीय समाज और आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी जी, आदरणीय श्रीमती सुवर्णा यादव जी और आदरणीय डॉक्टर शहनाज शेख जी, आप तीनों के जन्म दिवस पर आयोजित ये गोष्ठी में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सरस्वती वंदना हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर संगीता पाल, कच्छ गुजरात से। स्वागत है महोदय आपका सरस्वती वंदना। जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय हरि दादा, प्रभु चौधरी सर जी और सुवर्णा दीदी, शहनाज मैडम को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आप दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। और आज हमारे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी की भी जयंती है, उनको याद करते हुए सादर नमन वंदन करती हूँ। माँ बीड़ा पाड़ी वंदना का आदेश हुआ है, माँ के चरणों में वंदना रखती हूँ और आप सभी का स्नेह आशीर्वाद भी चाहती हूँ। कि सारदे माँ मेरी सारदे माँ मेरी सारदे, नाव मझधार में पार दे, नाव मझधार में पार दे, शारदे माँ मेरी सारदे। छा रहा है तिमिर मन विकल है धरा, माँ हमें अब उजालों का संसार दे, माँ हमें अब उजालों का संसार दे, शारदे माँ मेरी सारदे। ज्ञान दे ध्यान दे प्रेम सद्भाव हो, ज्ञान दे ध्यान दे प्रेम सद्भाव हो। मन कलुष है भरा, मन कलुष है भरा, मार दे मन कलुष है भरा, मार दे शारदे माँ मेरी सारदे। गीत संगीत में सत्य का सार हो, गीत संगीत में सत्य का सार हो। प्रार्थना है यही, प्रार्थना है यही, स्वर में झनकार दे, शारदे माँ मेरी शारदे। गढ़ सकूं शब्द कुछ सब समर्पित तुम्हें, गढ़ सकूं शब्द कुछ सब समर्पित तुम्हें। लेखनी में मेरे धार दे, लेखनी में मेरे धार दे, शारदे माँ मेरी शारदे माँ मेरी शारदे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। बहुत सुंदर सरस्वती माँ की वंदना और आशा है मुझे नहीं विश्वास है कि इस मंच पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी, ऐसी आशा करती हूँ। आपने सच कहा, लेखनी में मेरी धार दे, लेखनी में धार बंदूक और पैसे से भी ज्यादा तेज होती है लिखने की धार। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर संगीता पाल जी। स्वागत भाषण हेतु अब मैं डॉक्टर
आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी सर को ही सादर आमंत्रित करती हूँ, जो कि कोषाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के। और आज लोग पता नहीं क्यों जुड़े नहीं है अभी तक ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी सर का, जो कि कार्यक्रम का संयोजन बहुत भली प्रकार से करते हैं और सभी को जोड़ते हैं। स्वागत है आदरणीय सर। समस्त महानुभावों का अभिनंदन। आज से मैं सरकारी सेवा से मुक्त हो गया हूँ। अब पूर्णतया आरएसएस का काम करेंगे और समाज में जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। अभी तक जितना करते हैं उससे 2 गुना करेंगे और किसी को भी आराम नहीं करने देंगे, चाहे सोना जी हो, सेना जी हो, सबको काम में लगा के रखेंगे। ये तय कर लिया है। पहले 3 महीने में एक बड़ा आयोजन करते थे हम लोग ऑफलाइन, अब हर महीने करेंगे। ये तय कर लिया है और देश में नहीं करेंगे अपन, अब तो विदेशों में भी करेंगे। ये भी है अपना सूची में। जितने दिन जीना है उतने दिन खुशी से जीना है और अधिक काम करना है, ये लक्ष्य है अपना। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर हरि सिंह जी पाल साहब, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनुसया अग्रवाल जी, सुवर्णा जाधव जी, कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष माननीय ब्रजकिशोर शर्मा जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, तैनात जी हमारी महासचिव और डॉक्टर संगीता पाल जिन्हें अभी सरस्वती प्रस्तुत की। ऐसे अनेक लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और विशेष रूप से स्वागत, अभिनंदन, बधाई हमारी 2 वरिष्ठ नेता ही कहना चाहिए, डॉक्टर शहनाज शेख जी जिनका आज जन्मदिन है और दूसरी स्वर्णा जाधव जी। मेरे को याद है स्वर्णा जाधव जी और मेरा जन्मदिन एक दिन मनाया था हम लोगों ने उज्जैन में। पहली बार मैंने केक काटा था। हमारे यहाँ केक काटने की परंपरा नहीं है, पर उस दिन पहली बार स्वर्णा जी के साथ दिया था हमने। अब पिछले 2-3 वर्ष हो गए हैं। अब 62 वर्ष आपको लगता होगा, 62 साल में हमारी अभी तो 3 वर्ष बाकी थे मेरे, पर मैंने अब काम करना स्वीकार नहीं किया गवर्नमेंट में, क्योंकि अब समाज के लिए काम करना है, क्योंकि ये तय है कि ज्यादा जीवन नहीं जीना है अपने को। तो इसलिए 62 को मैं तो 62 नहीं मानता, उसको 26 मानता, उसका उल्टा एकदम। और 63वां वर्ष शुरू होने वाला है कल से, तो 63 का तो मतलब आप जानते हैं, किसी से 36 का आंकड़ा नहीं रखना, उसका उल्टा कर लो तो 63 हो जाए। आमने सामने देखकर बात करना, प्रेम प्यार से। और अब वो जो डांटने वाली भाषा थी, गवर्नमेंट ऑफिसर थे इसलिए गवर्नमेंट में बोलना पड़ता था, प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण। अब अपन स्वतंत्र हो गए, सामाजिक व्यक्ति हो गए हैं, इसलिए अब 36 का किसी से आंकड़ा नहीं रखेंगे, सबसे 63 का आंकड़ा बना के रखेंगे। उल्टा है एकदम। उम्र अपनी 26 साल की रहेगी, ये तय है। 26 से 36 हो गई है, क्योंकि 63 हो जाएगा, इसलिए 36 का हो गया उल्टा। इसलिए पूरी भरपूर जमीन में काम करने का प्रयास करेंगे। और आपके जो सुझाव है कृपया देते रहिएगा, वो समय समय पे सहयोग करिएगा। आप सब लोगों का अभिनंदन, स्वागत, और पुनः दोनों देवियों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे मित्रों द्वारा एक पार्टी रखी गई है आज, तो मुझे उस पार्टी में निकलना है 5:30 बजे, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि पूरे इसमें आप लोगों को सुन नहीं पाऊंगा। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में मेरा तो विषय रहा है, मैं हिंदी में किया था तब। मुंशी प्रेमचंद जी एक पेपर था पूरा मेरा, खूब पढ़ा है उनके सारे उपन्यास, नाटक, कथाएं सब पढ़ी है मैंने। बोलने के लिए हमारे पास वरिष्ठ लोग हैं, उनको सुनेंगे तो आनंद ज्यादा आएगा। चूंकि मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। सर का एक छोटा सा परिचय आज आया था मेरे पास। वैसे तो विस्तृत परिचय बहुत बड़ा है सर का, परंतु सर ने जो भेजा था वही मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। मेहंदीपुर रोड संकुल केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहंदीपुर रोड केंद्र के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर प्रभु चौधरी, प्रभारी प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय सरवन खेड़ा से दिनांक 31 जुलाई को अपने 41 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। डॉक्टर प्रभु चौधरी जी अपने ग्राम से तहसील, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षक हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना जैसा विशाल संगठन खड़ा करके आपने शिक्षा के जगत में साहित्य, संस्कृति एवं नवाचारों से पूरे राष्ट्र को मार्गदर्शन दिया है।
आपको मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हाथों शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2003 को प्राप्त हुआ है। आपने जीवन में 41 वर्षों की सेवा में 14 स्थान पर शैक्षणिक सेवाएं प्रदान की हैं। शिक्षा के साथ साथ स्काउटिंग, पर्यावरण, विद्यार्थी सहायता, नवीन सरस्वती शिशु मंदिर का शुभारंभ एवं संचालन, धार्मिक सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका रही है। डॉक्टर चौधरी ने अपनी लेखनी से लगभग 8000 लेख देश की विभिन्न पत्रिकाओं में एवं स्वयं हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, देवनागरी लिपि, कालजयी, स्वामी विवेकानंद आदि की 12 पुस्तक एवं संस्था की वार्षिक पत्रिका का संपादन गत 20 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना का मुख्य पत्र संचेतना समाचार के आप संस्थापक संपादक हैं। डॉक्टर चौधरी राष्ट्रीय एवं प्रदेश के अनेक संगठनों में पदाधिकारी हैं। जो भी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना से जुड़े होंगे वो समय समय पर सर की जो नागरी लिपि वाली जो किताब है उसके पीछे भी सारे पद दिए हुए हैं। सर के पास बहुत सारे पद हैं। ऐसे आदरणीय प्रभु चौधरी सर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और आप इसी तरह नित्य निरंतर काम करते रहें। आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इस पटल की मैं संचालक होने के नाते सभी की ओर से प्रदान करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जिए हजारों साल। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आदरणीय डॉक्टर मीरा जी। ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर और उनके आने से हमारी अंतर्राष्ट्रीय हो गई है ये गोष्ठी, इसलिए और रजिया मैडम भी जुड़ गई फिर से मैडम। स्वागत है। हाँ, उनका भी नाम लेने ही वाली थी, उससे पहले आपने बोल दिया। डॉक्टर रजिया शहनाज शेख जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद और मैडम जी, लेकिन थोड़ा सा मैं रोक कर बोलती हूँ। सबसे पहले तो हमारी प्यारी दीदी स्वर्णा दीदी को भी मेरा सादर नमन और उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, और मेरी प्यारी सहेली शहनाज मैडम को भी हार्दिक बधाई। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं पटल पर नहीं आ रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ, तो मैं ऐसे ही सुनूंगी बिना वीडियो चालू की। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आप जुड़िए, उसके लिए आभारी हैं हम। जी और जी आदरणीय गांधी जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है इस पटल पर। आदरणीय श्री पदम चंद गांधी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और अब मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ, आदरणीय अनीता जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। उनका अतिथि उद्बोधन हेतु मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अनीता तिवारी जी जुड़ी हुई हैं हमारे जी साथ। धन्यवाद। स्वागत है आदरणीय महोदय आपका। अगर आप जी धन्यवाद। हो नमस्कार सके तो सभी को। वीडियो खोल लीजिए। मैडम मैं एक आयोजन में हूँ, ठीक है, ठीक तो है, कोई बात अभी थोड़ी सी कोई बात व्यस्तता है और मेहमान भी अधिक है, तो मैं ठीक है। सुनना चाहूंगी। स्वागत है आपका उद्बोधन हेतु विशेष वक्ता के रूप रश्मि जी, बाद में मुझे भी जरा निकलना है, बेटी आई है, सभी आए, ठीक है, तो फिर उनका होने के बुलाती बाद हूँ मुझे बुलाती हूँ। अनीता जी आप क्या अनीता जी आप अपना उद्बोधन नहीं देंगी क्या? हेलो हाँ मैम। जी, मैं एक आयोजन में हूँ, एक त्रयोदशी संस्कार में हूँ अच्छा अच्छा और काफी भीड़ भाड़ है, तो अच्छा, मैं तो आप बोल काफी नहीं थोड़ा पाएंगे। परेशान। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर मैं आज मैं ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर मीरा जी का। इसके बाद मैम सुवर्णा मैम आपको बुलाती हूँ। आदरणीय डॉक्टर मीरा जी जुड़ी हुई है, शायद अमेरिका से जुड़ी हुई है ना मैम? आप एक बार कंफर्म कर लूं फिर, क्योंकि मैंने नाम मराठी हिंदी साहित्य प्रवाह हाँ अमेरिका से ही है। हाँ हाँ, तो मैम का पढ़ाने का तरीका हिंदी का मैंने सुना था कि बच्चों को बहुत रोचक ढंग से नागरी लिपि सिखाती हैं और उससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी नागरी लिपि के पटल पर। आज इस पटल पर देख के हर्षित हूँ। स्वागत है आदरणीय महोदय आपका इस पटल पर उद्बोधन हेतु। अ, मैं पटल को नमन करते हुए आज बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों का आवाज जा रही है। हाँ बिल्कुल, इस पर आ रही है। वरिष्ठ साहित्यकारों का जन्मदिन है
तो उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए 2 पंक्तियां रखती हूँ। शुभ कामना हमारी, शुभ भावना हमारी, मैं आशीष देती तुमको आशीष न्यारी। तो यादव जी हुए और भी बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है। भगवान सबको खुशहाल रखे। और इस अवसर पे कलम के कोतवाल, यथार्थवादी, संवेदनशील उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के इस समारोह में आज हम लोग उनका भी बर्थडे मना रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं आगे बढ़ते हुए प्रेमचंद जी के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को एक कविता में बांधने की कोशिश की हूँ, उसे सुनाती हूँ मैं कलम के कोतवाल, यथार्थवादी, संवेदनशील सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को अपने शब्द सुमन अर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। शब्द सहज झर झर झरते पूज्य प्रेमचंद्र की भाषा में, शब्द सहज झर झर झरते पूज्य प्रेमचंद्र की भाषा में, संवेदनाओं को गढ़ गढ़ गढ़ते सम्राट सिपाही जन भाषा में। जन्म सन 1880, शुभ घड़ी मास जुलाई में, अभाव को पछाड़ कर फेंके साहित्य सिपाही बनने में। नारी व्यवस्था खलती थी, कृष्णा निर्मला सेवा सदन लिखे, जन जन को आगाह किए, जन जनहित समाज भलाई में। करती हूँ नमन हृदय तल से, मन पुष्पांजलि अर्पित कर, भरते रहे नैतिकता जन जन में, कभी डिगे नहीं दृढ़ संकल्प। तो उनसे आशीष लेते हुए इस कविता से आगे, आज का प्रेमचंद के बारे में सभी जानते हैं, इसलिए उस पर चर्चा बहुत ज्यादा न विस्तार करके मेरे समझ से आज की जो समस्याएं हैं उससे इतर, चाहे हम साहित्यकार हो या समाज हो या परिवार हो, चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठते हैं कि पिछले 50 वर्षों में हमने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन बहुत कुछ पाया तो उससे ज्यादा मुझे लगता है कि मैंने खोया है। मैंने नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरा परिवार खोया हुआ है। और क्या खोया है जिसके कारण आज नैतिकता गुम हो रही है, गुम हो चुकी है। तो उसका कारण अगर छानबीन मनन किया जाता है तो देखने में आता है कि आज हम अपनी भारतीय संस्कृति से कोसों दूर होते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है क्या, ये एक भावात्मक शब्द है, इसलिए लोगों के समझ में ही नहीं आता कि भारतीय संस्कृति है क्या। मतलब हम आप तो समझ लेते हैं जहां तक समाज और बच्चों की बात है। भारतीय संस्कृति मेरे ख्याल से वह शस्त्र और अस्त्र भी है जो एक व्यक्ति के निर्माण को बड़े ढांचे में ढालता है, हर समय ढालता रहता है, हर समय ढालता है। कैसे ढालता है? कभी हम तीज के बहाने, कभी त्योहार के बहाने, कभी संस्कारों के बहाने। बच्चा पैदा होते ही उसे हम नाम देकर संस्कारित कर देते हैं, मुंडन संस्कार करवा के कर देते हैं। मुझे याद है कि पहले बच्चे जब पढ़ने लायक होते थे, 3-4 बरस के या उससे भी छोटे, तो भगवान के पास बैठ करके उसका हाथ पकड़ के कुछ संस्कृत के शब्द ओम वगैरह लिखवाए जाते थे। आज ये सब संस्कार लुप्त हो रहे हैं और हम बच्चों को दोषी मान लेते हैं। जब घर में, परिवार में, समाज में इन चीजों का अभाव हो जाएगा, बच्चा देखेगा कहाँ से, बच्चा सीखेगा कहाँ से? वह सामूहिकता की भावना जो हमारे किसी उत्सव में दिखाई देता है, वह अब कम दिखाई दे रहा है। इसलिए बच्चे पारिवारिकता, सामाजिकता से भी दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हम अध्यापकों का, अभिभावकों का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि वे इस बात को समझें
और चूंकि पूरा दायित्व परिवार के ऊपर होता है, परिवार में भी अभिभावक के ऊपर होता है, तो पहला गुरु माना भी इसीलिए जाता है कि वे बच्चों के स्वभाव का निर्माण बड़ा अच्छी तरह से कर दिए होते हैं, जिससे कि विद्यालय में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद बच्चे मनन कैसे किया जाता है, बैठना क्या क्यों जरूरी है, ध्यान लगाकर सुनना क्यों जरूरी है, ये छोटी छोटी बातें परिवार में ही सिखा दी जाती है लगभग। तो इसलिए उस समय इन सब चीजों का अभाव था, मतलब नैतिकता बरकरार थी, नैतिक गुड़िया मूल्य पानी दे देना। पर आज ये सब दूर हो गए हैं। तो इनको फिर से स्थापित करना परिवार में, समाज में, ये हमारा ही दायित्व है। तो भारतीय संस्कृति क्योंकि चेतना के अभाव में हम सामाजिक मूल्यों से दूर हो रहे हैं, हम चेत नहीं रहे हैं, परिवार चेत नहीं रहा, समाज भी एक तरह से हथियार रख दिया है बोला जाए तो, कि जो चल रहा है चलने दो। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम समस्याओं से, और वो भी पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या, उससे हम थक जाएंगे तो आखिर करेगा कौन? तो ये हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, और निर्वाह करना भी इसलिए जरूरी है कि आगे आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, और उसका निर्वहन करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए अर्थ का भी जरूरी है और काम भी उतना ही जरूरी है। अर्थ अर्जित करने के लिए जब तक हम अच्छी तरह एजुकेशन नहीं लेंगे, शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक अर्थ नहीं मिल सकता है, धन का हम लाभ नहीं उठा सकते पूर्ण रूप से। और काम भी उतना जरूरी है, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, केवल अर्थ पाने में भी जुटी, चाह रही कि अर्थ भी मिले और काम के तरफ भी भाग रही है। बच्चों के लिए मैं संकेत दे रही हूँ, तो ये कैसे संभव हो सकता है? 25 साल जो हमारे हैं विद्या अध्ययन के लिए जो बनाया गया है, 25 साल के पहला का काल, बाल्यकाल, तो वहां बच्चे इस दिशा से बिल्कुल अलग हो रहे हैं। अध्ययन और अध्यापन का जो सिस्टम चल रहा है, और आज का मुझे जो अध्यापन का सिस्टम दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से ये नए वाले में, कि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और प्लस उनको कोचिंग भी लेना जरूरी बना दिया गया है। पहले हम बोल देते थे कि बच्चे बोझे से लदे हुए हैं, बस्ते के बोझ से लदे हुए हैं। आज तो डबल बोझ है। तो स्कूल में जाते हैं 8 बजे से 3 बजे तक, वे वहां के बोझ से लदे होते हैं, और फिर आकर आधे घंटे के अंतराल में जो बड़े बड़े कोचिंग हैं, जिसको आज पूर्ण रूप से मुझे लग रहा है कि एथराइज मान लिया गया है IIT में जाने के लिए और इस तरह की बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रवेश के लिए, वहां फिर वो जाते हैं और 9 बजे रात को आते हैं। तो उनका जो एक चारित्रिक निर्माण, स्वस्थ रहने का जो एक वो है, वो तो बिल्कुल खत्म हो रहा है। पूर्ण रूप से वो खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो दिन भर कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना खाए पूरे साल इस तरह का काम कर सकता है? तो यहाँ बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृति को, हम संस्कृति पे मैं बार बार इसलिए जोर देती हूँ कि अगर हम अपने संस्कृति के महत्व को समझ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 3, 4, 8, 10 कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। तब हम बच्चे को खुद ही शासित इतना उसके व्यवहार में ला देंगे कि वो एक जगह ही ध्यान से सुनेगा, तो दूसरे जगह कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये व्यक्ति का निर्माण 5 साल के अंदर माँ बाप निर्माण करता है, लेकिन आज उससे भी बच्चे वंचित हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो कमी हमें दिखाई दे रही है, हमारे परिवार से ही दिखाई दे रही है, कि वहाँ जो बच्चे का सहारा पेरेंट्स होता है, अभिभावक होता है, अभिभावक शब्द मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि पति पत्नी दोनों का दायित्व वहां पर है। माँ को तो माना गया है, लेकिन आज माँ भी उससे, अपने कर्तव्य से थोड़ी सी पीछे हट रही हैं। तो इसलिए बच्चे का निर्माण अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए जरूरी है। और मैं बच्चों को तो कहूंगी ही कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा प्राप्त हो कि वे
संस्कृति के महत्व को समझे, परिवार के महत्व को समझे और खुद अपने व्यक्तित्व के महत्व को समझें कि व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो ही शिक्षा या ज्ञान प्राप्त सही ढंग से कर सकते हैं और पूरे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो उन्हें 4 लाइन देते हुए बंद करूंगी अपना। यदि व्यक्ति में हौसला होगा, कंटक पथ पावड़ा बन जाता है, धरा उर्वरा शक्ति प्रदान करती है, अंबर नैतिकता भर जाता है। तो ये अभिभावकों के लिए भी है कि वे इतने सशक्त अपनों को बनाएं कि जो हमारा एक बच्चा है उसको अपने हिसाब से, नैतिक मूल्यों के हिसाब से उसको सांचे में ढाल सके। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारती। बहुत सुंदर उद्बोधन। आपने कहा कि चेतना के अभाव में हम सामाजिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं और आज इनसे जुड़कर हमें अपने विकास के लिए कार्य करना चाहिए और बच्चों को भी का भी आह्वान किया और कहा कि वो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ें और जरूरी नहीं कि अलग से कोचिंग की आवश्यकता हो, एक ही जगह पढ़कर कम समय में वो पर्याप्त ज्ञान हासिल कर सकते हैं। और ये सचमुच आज की विकट समस्या है कि बच्चे के पास खाने तक का टाइम नहीं रहता। वो स्कूल से आता है, फिर भागते-भागते कोचिंग जाता है और उसके अलावा जो सामाजिक और जो घर से मिलने वाले संस्कार होते हैं, इन सब में वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं क्योंकि समय ही नहीं रहता उसका माँ-बाप के पास बैठने का या दादा-दादी के पास बैठने का या जो गुरुजन हैं, उनके पास अलग से बैठने का, कि वो जीवन जीने का ज्ञान हासिल कर सके। बहुत अच्छा विषय उठाया महोदय आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद और आभारी हैं हम कि आप इस गोष्ठी से जुड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं आदरणीय सुवर्णा दीदी की ओर क्योंकि उन्हें भी कुछ जल्दी है। उनकी बिटिया आई हुई है, उनका जन्मदिन मनाना है, तो चलते हैं। हम अभी तक यही कह देते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संघ चेतना आदरणीय सुवर्णा दीदी। लेकिन आज मैं इनका थोड़ा-सा परिचय विस्तृत अवश्य एक बार कहना चाहूँगी। वैसे ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी एक औपचारिकता के नाते कि व्यावसायिक रूप से महाराष्ट्र शासन के विविध विभागों में राजपत्रित अधिकारी पदों पर कार्यरत, पूर्व सहायक संचालक वरिष्ठ व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई से और साहित्य कार्यभार अध्यक्ष समाज समर्पित मानव समाज मुंबई, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना, पूर्व अध्यक्ष कोंकण मराठी साहित्य परिषद बांद्रे शाखा, सचिव अमृत धारा फाउंडेशन विश्वस्त तेजस्विनी संस्था पुणे और अनेक इन्होंने किताबें लिखी हैं, अनुवाद किए हैं कई किताबों के और जो एक बार पुरस्कारों का कुछ जरूर बोल दूं, विश्व हिंदी रचनाकार मंच तरफ से श्रेष्ठ कवियत्री सम्मान मिला है, साहित्यांचल भीलवाड़ा राजस्थान की तरफ से राष्ट्रीय साहित्यांचल सम्मान पत्र, अखिल हिंदी साहित्य सभा नासिक की तरफ से अहिशाश्री सम्मान, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन की तरफ से सम्मान, साहित्य मंडल नाथद्वार की तरफ से उदयपुर में साहित्य सुकुमार सम्मान, साहित्य संगम संस्थान इंदौर की तरफ से साहित्य अम्युदय सम्मान, बस संयोग बस बस रश्मि जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सम्मान है, काव्य रंगोली साहित्य भूषण, अमृतादित्य साहित्य गौरव, उत्कृष्ट सेवा अलंकरण और अन्य अनेक सम्मान है। क्योंकि विस्तृत है काफी और हम प्रेमचंद की चर्चा कर रहे हैं और मैम भी मना कर रही है, इसलिए मैं अब यही रोकती हूँ। आपको सादर आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर, आपके उद्बोधन हेतु स्वागत है। आदरणीय दीदी। नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। सबसे पहले शहनाज जी का भी आज जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल आदरणीय प्रभु चौधरी सर जी का जन्मदिन है, उनको अग्रिम बधाई देती हूँ और सेवानिवृत्त होने के बाद भी आगे का उनका जीवन सुखमय और कार्यमय रहे, ये दुआ भी करती हूँ। और सर ने कहा कि हम सबको काम को लगाएंगे। जी सर, आपका आदेश सर आंखों पर। आप जो हमें जिम्मेदारी सौंपेंगे वो हम जरूर करेंगे। उसी तरह पटल पर मुझे जिन सब ने शुभकामनाएं दी है, रजिया जी और संगीता पाल जी, सबको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और प्रेमचंद का और वैसा वैचारिक रूप से मेरा नजदीक का नाता है। बचपन में मैंने कुछ पढ़ाते वक्त पाठ्य पुस्तक में कोई
कथा उनकी थी जो दिल को इतनी भा गई। और मुझे जिज्ञासा हुई कि और ऐसी कथाएं कहाँ पढ़ने को मिलेगी। तो मेरे आदरणीय गुरु थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़ो। तो पढ़ते पढ़ते मुझे इतना लगा हो गया कि फिर मैं वैसे मराठी भाषी हूँ, लेकिन ये पढ़ पढ़ के मुझे हिंदी के प्रति बहुत स्नेह हो गया। और फिर मैंने हिंदी में बीए किया, हिंदी में एमए किया। और प्रेमचंद का मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा कि प्रेमचंद के साहित्य में मैंने प्रेमचंद के साहित्य में बाल चरित्र पर थीसिस लिखा और एमफिल का प्रबंध किया। और अभी भी मैं उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ती रहती हूँ। इसलिए प्रेमचंद जी मेरे दिल के नजदीक है और मैं उनकी वैचारिकता से बहुत बहुत प्रभावित हूँ। हमने देखा होगा कि उनकी तकरीबन 350 कहानियां प्रकाशित हो चुकी है और 13 उपन्यास उनके प्रकाशित हो चुके हैं। और जब हम उपन्यास देखते हैं तो हर उपन्यास का विषय अलग। हम गोदान प्रेमाश्रम देखेंगे तो पूरा किसानों पे लिखा है। और एक पुरुष होते हुए भी उन्होंने नारी संवेदना को, नारी समस्याओं को इतने नजदीकियों से जाना। उनके बारीकायों का वर्णन उन्होंने सेवा सदन और निर्मला में किया है। उसी तरह जब हम गमन पढ़ते हैं, गबन, तो सच्चे तरह से काम न करने पर या गबन करने पर क्या आश्रय होता है, वो इसका बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। और मैंने कहा ना कि वो ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं, हर कहानी का विषय अलग, हर कहानी का विषय अलग। और उनकी पंच परमेश्वर नामक कहानी है, वो मुझे ज्यादा भाती है। और सही में ऐसा ही होता है, आजकल भी होता है कि जब हम पंच करके किसी कुर्सी पर बैठते हैं, तब हम उसी तरह से न्याय करते हैं। हम पक्षपात नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। और बूढ़ी काकी तो आज भी अपने दिलों पे राज करती है। और दूध का दाम, बैलों की कथा, मंत्र, मंत्र में भी उन्होंने वो ढकोल से, या हम कितने रीति रिवाज आज भी पालते रहते हैं, उसके कितने दुष्परिणाम होते हैं, फिर भी हम उन्हीं जंजीरों में घिरे हुए। ये उन्होंने कब लिखा, तब लिखा। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है, आज भी इन्होंने उतना वास्तव लिखने के बाद, उन्होंने तो आदर्शवादी भी थे, यथार्थवादी भी थे, उन्होंने ये तब लिखा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज भी हमें ये चीजें आसपास दिखाई देती है, उसका हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए आज भी उनके विचारों की बहुत जरूरत है। और उन्होंने मानवता, संवेदना पर कितना जोर दिया। और महात्मा गांधी जी के विचारों का उन पे बहुत गहरा असर था। और सबसे बड़ी बात, हृदय परिवर्तन पे बहुत जोर देते थे। क्योंकि जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो वो हृदय पर परिवर्तन हमें उसमें दिखाई देता है। और किसी भी कहानी हो, उपन्यास हो, मानवता को उजागर करना, मानवीय संवेदना को जताना, यही उनको रेखांकन करने का उनका उद्देश्य। आज उन पर अचानक ही सही, तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि मैं अचानक ही सही, लेकिन मैं बोल पाई कि उनसे मुझे कुछ तो याद आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे ऑफिस में बैठी हूँ, फिर भी मैं बोल पाई, ये मुझे अच्छा लगा। गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैंने उनके जो कुछ विचार लिए वो मेरे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। इसीलिए बिना कागज या बिना कुछ पढ़े मैं आज उन पर बात कर रही हूँ। उनको मैं नमन करती हूँ। और उनके विचार यूं ही सब हम अपनाए, यही धारणा करके मैं विराम लेती हूँ। और मुझे सबने बधाई देने के लिए फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सच कहा कि जब हम बचपन में या हम पढ़ते हैं तो वो हमारे विचार कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। और उस उन्हीं विचारों को उठाकर आज आपने अपना उद्बोधन संजोया, बहुत बहुत बढ़िया। और मुझे उनकी बचपन की बूढ़ी का की कहानी याद है, जिसमें वो एक एक चीजों की वो खुशबू लेती थी और उसका मन चलता था कि बाहर क्या बन रहा है। आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद। और बहुत सुंदर कहानी है, अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ो।
कि वो बुजुर्ग रहती हैं और एक कोठरी में रहती हैं, और जो घर में खाना बन रहा होता है उसकी खुशबू का जो वर्णन किया है ना प्रेमचंद जी ने, उसकी जो मानसिकता है उनका जो वर्णन इतना अच्छा किया है। गबन गोदान मेरे भी विषय थे हिंदी, जब मैं एमए कर रही थी तब। सचमुच प्रेमचंद बिल्कुल भारत की जड़ों से जुड़े हुए लेखक थे, और वो सब कुछ कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है, वो उनके साहित्य में दिखाई देता है। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे नारी की दिशा दशा हो। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया कि आप जुड़ी इतनी व्यस्तता के बावजूद, और आपने अपना विचार रखे। मुझे आज्ञा सचिन, दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं हम आपके। यहाँ पर सच्चिदानंद झा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अभी अभी। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर। धन्य धरा लम्ही हुई प्रेमचंद अवतार, लेखन में बिजोड़ थे सच की थी तलवार। गवन गोदान निर्मला मिली नई पहचान, रंग भूमि के संग में कर्म भूमि का बार। उर्दू पर अधिकार था हिंदी उनका मान, खोजे वतन ईदगाह मंत्र कफन पर ध्यान। पंच परमेश्वर लिखा बूढ़ी का की सार, जीवन का सच लिख दिया दूर विषमता जान। बहुत सुंदर आज की गोष्ठी चल रही है, अपने अपने विचार प्रेमचंद जी के ऊपर रखे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, हमारे साथ हैं आदरणीय पदमचंद गांधी सर। अगर वो अपने विचार रखना चाहें तो उनका ससम्मान स्वागत है। सबको मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शहनाज मैडम को, प्रभु जी सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दूं कि उनका आने वाला जीवन मंगलमय हो, शुभ हो और वो चरम सीमा तक पहुंचे। और आज खुशी की बात है कि प्रभु जी भी आज अपने सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, और 40 साल की जो उन्होंने सेवा उत्कृष्ट रूप से करी है, ठीक है, लेकिन आने वाली जो सेवाएं हैं वो और भी उत्कृष्ट हो, क्योंकि अब तक तो उन्होंने आर्थिक दृष्टि से अपने उपयोग के लिए सेवाएं की है, भले ही वो राष्ट्र हित में हो, लेकिन अब जो सेवाएं होगी वो परम परमार्थ के लिए होगी, कल्याण के लिए होगी, साहित्य सृजन के लिए होगी। तो उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। प्रश्न ये उठता है कि आज हम मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्मदिन मना रहे हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये बात सही है, और साहित्यकार के मन में एक भावना होती है, एक कल्पना होती है। वो कल्पना यथार्थ को लेकर के आती है। उस साहित्यकार के मन में संवेदनाएं होती है, पीड़ाएं होती है, लोगों का दुख होता है, इमोशंस होते हैं। उनकी जो यथार्थ स्थिति होती है, समाज की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे वो देश की हो, देशभक्ति की हो, चाहे राष्ट्र हित की हो या अर्थव्यवस्था की हो, गरीबी की हो, या किसी भी तरह की जो समस्याएं सामने आती है, उनको यथार्थ रूप में अपनी भावना के रूप में एक साहित्यकार प्रकट करता है। और वो इस भावना से प्रकट करता है कि मैं इस जो उजागर कर रहा हूं लोगों को कितना अपील करे। तो वो इमोशंस, वो भावनाएं, वो संवेदनाएं साहित्यकार के मन में होनी चाहिए। वो मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य में देखने को मिलती है, और वास्तव में जब उनको पढ़ा जाता है तो आदमी भावुक हो जाता है, और ऐसा पात्र अपने आप को समझने लग जाता है कि मैं वही पात्र हूं जो वो कह रहे हैं। तो आज अगर हम तुलना करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसा नहीं है कि आज की समस्याएं खत्म हो गई है। आज भी समस्याएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई है, चाहे वो नारी उत्पीड़न की हो, चाहे घरेलू हिंसा की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे देश की हो, चाहे देशभक्ति की हो, चाहे राष्ट्रवाद की हो, चाहे भक्तिवाद की हो। इस तरह की समस्याएं आज भी है। बेरोजगारी की हो, अनेकों समस्याएं हमारे सामने आती है। उनको उजागर करने के लिए साहित्यकार के मन में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि जो साहित्य को दर्पण के रूप में देख करके यथार्थ पिक्चर को प्रकट करे, क्योंकि वो एक काल्पनिक चित्र नहीं है, एक यथार्थ का चित्र है जो समाज के सामने आता है और समाज उसको एहसास करता है। वो एहसास साहित्यकार के मन में होना जरूरी है। जो आज के समय में अगर देखा जाता है, ऐसा नहीं कि साहित्यकार अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार आज भी हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उनमें दर्द होता है, पीड़ा होती है, सुनने का मन करता है, पढ़ने की इच्छा होती है,
ऐसे साहित्यकार को हम नमन करते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे साहित्यकारों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि भारत जिस ओर जा रहा है, जैसे अभी एक बहन ने कहा था कि संस्कृति हमारी प्राण है, संस्कृति को अगर बचाना है तो साहित्यकार का ही फर्ज बनता है कि साहित्य को उजागर करके उसमें ऐसी भावना ला करके रखे जिसमें संस्कृति, हमारी जो मूल धरोहर है, वो बच जाए। मैं नहीं कहता हूं कि वो निर्माण करे, लेकिन मैं ये उनसे अपील करता हूं कि वो जो संस्कृति है वो कैसे बचे, उनको हम कैसे बचाएं, उनके ऊपर हमारा जो फोकस है वो जरूर होना जरूरी है। हम चाहे किसी माध्यम से लें, चाहे हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को लें, समस्याओं को लें, चाहे युद्ध को लें, घरेलू युद्ध को लें, आतंकवाद को लें, भ्रष्टाचार को लें, किसी को भी लें, एक मुद्दे को लेकर के साहित्यकार अपनी भावनाओं को इस प्रकार प्रकट करे कि वास्तव में लगे कि नहीं, ये साहित्यकार ने कुछ हमारी भावना को जगाया है और हम इससे बच सके, जिससे हमारी संस्कृति जिंदा रह सके। क्योंकि कई तरह के आक्रमण, चाहे वो सांस्कृतिक आक्रमण हो, विदेशी आक्रमण हो, भाषा पर आक्रमण हो, आर्थिक आक्रमण हो, राजनीतिक आक्रमण हो, होते रहेंगे ये। क्योंकि ये जो समय आने वाला है उत्कृष्ट समय नहीं होगा, लेकिन इसी समय में रह करके साहित्यकार हमारी संस्कृति को किस तरह से बचाए, यही हमारा मूल प्रश्न है। इसको बचाना बहुत जरूरी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इतनी विकट समस्याओं का सामना करते हुए, सामाजिक समस्याओं को उठाते हुए, जैसे कि इन्होंने अभी सब परिचित है कि इतनी नाटक लिखे, इतने कवि, इन्होंने किताबें लिखी, कभी कहानियां लिखी, जिसमें कोई ना कोई परिप्रेक्ष्य एक पात्र को लेकर के उन्होंने उजागर किया। और वो वास्तव में आज भी हमें अपील करता है कि उनकी जो पात्रता थी, उनका जो सोच था, वो आज भी चरितार्थ होता है। ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सभी आप साहित्यकारों से, विद्वत जनों से मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप साहित्य के धनी हैं, कलम के कलमकार हैं। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने तो जब स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था, तब उन्होंने तलवार नहीं उठाई थी, तलवार भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने कलम को उठाया था। कलम उठा करके भारतीय जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, उनका भी बहुत बड़े सिपाही बने और ऐसे साहित्य की रचना कर दी। तो गांधी जी भी उनको मानने थे। अधिकांश लोगों ने उनके साहित्य को ऐसा दिल से स्वीकार किया कि नहीं, ये हमारी समस्याएं उजागर करने वाले हैं और इनका निवारण भी होता है। क्योंकि जब साहित्यकार समस्याओं का उजागर करता है तो उसका निवारण भी ढूंढता है, उसको हल, उसका जो उत्तर है वो भी देने की कोशिश करता है, और उस समस्या का समाधान क्या होता है वो भी आता है। अभी मीरा बहन ने एक प्रश्न उठाया था कि आजकल की जो शिक्षण संस्थाएं हैं कोचिंग के भरोसे चल रही है। ये कोचिंग एक सिस्टम है, कोचिंग ये हमारी शिक्षा पद्धति है, क्योंकि ये सिस्टम का फेल्योर है। हमारी जो शिक्षण शैक्षिक पॉलिसी है वो बिल्कुल बदल दी गई है। क्योंकि कोई टाइम था जब इसकी जरूरत ही नहीं होती थी और शिक्षण संस्थाएं ऐसी महान होती थी जहाँ स्कूल के स्तर पर बच्चों का सिलेक्शन होता था, बच्चे पढ़ाई करते थे, बच्चे आगे जाते थे, उन्हें कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो स्वतः अपनी स्टडी करते थे और उसी से आगे जाकर के सब्जेक्ट का चयन करते थे और अच्छी अच्छी अपने प्रोफेशन में जाते थे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे। लेकिन आज इस शिक्षा पद्धति को इस तरह से बदल दिया है कि वो एक आर्थिक केंद्र बन गया है, मुनाफाखोरी का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है, जहां पर केवल उनसे पैसे की वसूली की जाती है। शिक्षा चाहे उनको हो नहीं हो, लक्ष्य प्राप्त हो या नहीं हो, लेकिन उनका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है। ये कोचिंग में विद्यार्थियों की कमी नहीं है, विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई परिवर्तन किया जाए, इन कोचिंग संस्थाओं को बंद कर दिया जाए, तो शिक्षा खत्म होने वाली नहीं है। वो जो मौलिक रूप है, हमारा जो स्कूल एजुकेशन है, वो चरम स्तर पे जाएगा। उस चरम स्तर के ऊपर जाने के लिए बच्चे और ज्यादा तैयार के साथ आएंगे, क्योंकि जो स्कूल के जो शिक्षक हैं वो उनसे ज्यादा विद्वान है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानवान है और अच्छी तरह से उनको ज्ञान दे सकते हैं, कोचिंग करा सकते हैं। लेकिन विडंबना है, कहते हुए मुझे दुख होता है कि आज सरकार इस विषय पे ध्यान नहीं दे रही है कि कोचिंग संस्थाएं जो चल रही है उनके ऊपर टोटली बैन कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, और शिक्षकों को इतना अच्छा उनको प्रेरणा दे कि वो शिक्षक उन विद्यार्थियों को आगे लाने का श्रेय प्राप्त करे और शिक्षा में बदलाव लाए। ये भी एक साहित्यकार की जिम्मेदारी में आता है कि वो किस तरह से शिक्षक होने के माध्यम से, शिक्षक होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बदलाव ला सकता है।
किस तरह से विद्यार्थियों को जीवन को आगे ले जा सकता है, वो किस तरह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें शिक्षकों की भूमिकाएं अहम होती है, साहित्यकारों की भूमिका अहम होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन यही करना चाहता हूँ कि शिक्षक संचेतना के माध्यम से मेरे यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारी विकट समस्याएं समाज में हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा की हो, चाहे नारी उत्पीड़न की हो, चाहे देशभक्ति आतंकवाद की हो, भ्रष्टाचार की हो, इन विषयों को उजागर करते हुए मन से, अपने मन की कल्पनाओं से ऐसे भाव उत्पन्न करें जो आम मानस के दिल को छूने वाली हो, उनको प्रकट करने वाली हो। यही आज मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन की मनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि हमारा प्रेमचंद जी का जो जन्मदिन मनाने का जो उद्देश्य है, उनकी जो भावना है, उनकी जो पीड़ा थी, वो आगे बढ़ेगी और समाज सुधरेगा, परिवार सुधरेगा और हमारा राष्ट्र भी आगे विकास करेगा और हम विश्व गुरु को प्राप्त करेंगे। यही मैं कहूंगा और मैं पुनः आज श्रीमान प्रभु जी को मैं रिटायरमेंट की बधाई देता हूँ। शहनाज बहन को भी मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भारत, जय जय भारत सर, बहुत सुंदर उद्बोधन सुनने को मिला आज हमें। सर ने सच कहा कि प्रेमचंद जी अपनी संवेदना और पात्र की भावनाओं के आधार पर हमें उससे जोड़ देते थे, इसीलिए हम उनके पात्रों के साथ साथ हम सुख दुख का अनुभव करने लगते थे। और ये एक साहित्यकार की बड़ी विजय होती है कि वो उस चित्रण से जोड़ देता है हमें। और सही कहा सर ने, बहुत सारी चीजें कही कि आज के साहित्यकारों को चाहिए कि अपनी लेखनी में इतना दम रखें कि भ्रष्टाचार आदि विषयों पर, चाहे वो एक विषय पर रखें, लेकिन समाज पर और व्यक्तियों पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब हम चलते हैं आदरणीय हमारी विशिष्ट वक्ता आदरणीय शहनाज शेख मैम की ओर, जिनका आज जन्मदिन है। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और थोड़ा सा परिचय दे दूं मैम का कि ये इन्होंने 80 से अधिक आलेख लिखे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशित पुस्तकें हैं मंजुल भट्ट के कथा साहित्य में नारी रूप, आदिवासी साहित्य स्वरूप एवं विश्लेषण, 21वीं सदी का दलित साहित्य, वर्तमान हिंदी साहित्य में किसान विमर्श और मीडिया की भूमिका, मंजुल भगत की कहानी साहित्य में नारी विमर्श, मंजुल भगत के उपन्यासों में नारी एक नारी, रामकथा के विविध परिदृश्य, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, काव्य संकलन सह संपादन, किन्नर विमर्श, धूमिल के काव्य में सामाजिक यथार्थ, विशेष शोध निर्देशक स्वरनाथीमा विश्वविद्यालय नांदेड़, विश्व हिंदी साहित्य सेवा प्रादेशिक महिला इकाई सदस्यता, नागरिक की आजीवन सदस्य है, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की राष्ट्रीय महासचिव है, नई क्षितिज पत्रिका की भी आजीवन सदस्य है। 22 पुरस्कारों से सम्मानित आदरणीय महोदया आज हमारे साथ हैं और इनका ताली बजा के हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये महासचिव है राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की। स्वागत है, आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 और हमारे साथ ऐसी ही हंसती मुस्कुराती रहें। स्वागत है आप। धन्यवाद सर। आज के इस आज हमारी ये कार्यक्रम की 304वीं संगोष्ठी है, जिसका विषय प्रेमचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा जी और अभी इसमें जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, और अभी जिन्होंने हम इससे पहले वक्तव्य दिया है डॉक्टर सुवर्णा जादव मैडम, पदमचंद गादी सर, और अमेरिका से जुड़ी हमारी बहन डॉक्टर मीरा सिंह और मुख्य वक्ता डॉक्टर हरिपाल सिंह तथा मेरी सहेली रजिया, और सुंदर संचलन करती हमारी दीदी रश्मि चौबे मैडम, गरिमा मैडम, अनिता मैडम और सच्चिदानंद सर, इन सबको मुक्ता कौशिक मैडम भी अभी जुड़ी है। इन सबको मैं प्रणाम करते हुए सुवर्ण प्रेमचंद गांधी की मुंशी प्रेमचंद की जन्मदिन की सबको बधाई देती हूँ, और साथ में सुवर्णा मैडम को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आज जो अपने सेवा से निवृत्त होकर दूसरे सेवा के लिए अपने को समर्पित करने वाले
डॉक्टर प्रभु सर को भी मैं यहाँ पर उनकी सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं देते हुए अगले भविष्य की भी उनकी शुभकामनाएं करती हूँ कि उनके हाथ से और अच्छे कार्य होते रहे और साहित्यकारों को वो जोड़ते रहे और ऐसे कार्यक्रम लेते रहे। वैसे देखा जाए तो प्रेमचंद ये सभी पाठकों का भी, लेखकों का भी, रचनाकारों का भी बहुत नजदीक का विषय है। प्रेमचंद है ही ऐसे, क्योंकि प्रेमचंद के साहित्य के बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। जब आधुनिक आधुनिक साहित्य जब पढ़ते हैं तो प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद के पहले जितना भी साहित्य लिखा गया वो सब यहाँ के महलों से जुड़ा हुआ था, राजमहलों से जुड़ा हुआ था, जमींदारों से जुड़ा हुआ था, बड़े घरों से जुड़ा हुआ था। लेकिन प्रेमचंद ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसमें हमको असली भारत क्या है, हमारा मूल भारत क्या है, भारतीयता के दर्शन उनके रचनाओं में हमें दिखाई देते हैं। और वैसे देखा जाए तो मैंने जो किताब लिखी है कि वर्तमान हिंदी साहित्य में किसान विमर्श और मीडिया की भूमिका, जिसमें मैंने एक आलेख मेरे द्वारा भी एक आलेख था कि प्रेमचंद के साहित्य में किसान, क्योंकि प्रेमचंद खुद किसान थे इसलिए उनको किसान बहुत नजदीक का उनका विषय था। और उनकी बहुत सारी कहानियां, उनके उपन्यास कहीं पर भी देखो बिना किसान के, हमें किसान के ऊपर अगर वो कहानी भी ना हो तो थोड़ा बहुत तो वर्णन उनका किसान का उन कहानियों में, उन उपन्यासों में आता ही है। वैसे देखा जाए तो प्रेमचंद ने किसान को अपने साहित्य का विषय बनाया और उनके कथा साहित्य में किसान जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण हुआ है। भारत का सबसे बड़ा वर्ग किसान रहा है और किसान हमारे देश की कृषि संस्कृति का मूलाधार है और किसान के बिना भारतीय संस्कृति कोई मायने नहीं रखती। ये हमेशा से ही कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और प्रेमचंद ने इस कृषि व्यवस्था के कर्ता किसान को अपने उपन्यासों और कहानियों का मुख्य विषय बनाया। ना प्रेमचंद के पूर्व किसी ने किसान को अपने साहित्य में विस्तार से उतारा और ना ही उनके बाद किसी ने किसान पर साहित्य सर्जन किया। हाँ, प्रेमचंद के बाद यशपाल और नागार्जुन के साहित्य में किसान की झांकियां तो प्राप्त होती है, पर उतनी मात्रा में नहीं। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक जगह कहते हैं प्रेमचंद की रचना धर्मिता के इस पक्ष को रेखांकित करते हुए कि हिंदी में किसानों की समस्याओं पर ज्यादा उपन्यास लिखे ही नहीं गए, जो लिखे गए उनमें प्रेमचंद की सूझबूझ का प्रभाव है। और किसान जीवन के साथ तालमेल बनाते हुए प्रेमचंद ने जो रचा वो हिंदी के लिए एकदम नया था। उन्होंने उस धड़कन को सुना जो करोड़ों किसानों के दिल में हो रही थी। उन्होंने उस अछूते यथार्थ को अपना कथा विषय बनाया जिसे भरपूर निगाह देखने का साहस ही बड़ों बड़ों को न हुआ था। प्रेमचंद ने किसान को भरपूर निगाह से देखा और उस पर अपना लेखन कार्य किया। उनका प्रेमाश्रम किसान जीवन की गाथा है। उसमें जीवन के उस हर पहलू को दिखाया गया। वह एक विशाल नदी की तरह है जिसमें मूल धारा के साथ आसपास के नालों का पानी, जड़ से उखड़े पुराने खोखले पेड़ और खेतों का घात पात भी बहता हुआ दिखाई देता है। प्रेमचंद के योगदान के बारे में कहा जाता है कि प्रेमाश्रम और कर्मभूमि के साथ गोदान हिंदुस्तानी किसानों की जीवन की बृहतई गाथा है। यह तो सर्वविदित है कि प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों को सर्वाधिक प्रमुखता किसान जीवन को ही दी गई। हिंदी के आलोचकों का भी कहना है कि प्रेमचंद ने किसानों के शोषण, उत्पीड़न को न केवल चित्रित किया है बल्कि इनके विरोध की चेतना को भी दर्शाया है। प्रेमचंद ने किसानों की समस्याओं को तलाशा। रामविलास शर्मा जी ने बहुत ही बारीकी से प्रेमचंद के साहित्य में स्थिति व्यवस्थागत पक्ष को ध्यान में रखकर उसे समझने और समझाने का प्रयास किया। प्रेमचंद का किसान मार्क्सवादी है, ऐसा किसान जिसके पास कम जमीन है, उसकी खेती में उसका पूरा परिवार मदद करता है। वो 5 बीघा खेती का मालिक भी होता है और श्रम करने वाला किसान भी। उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो कोई खेत मजदूर रख ले। उसके जीवन में हर मोड़ पर परेशानियां आती है। जीवन की कठिन परिस्थिति में प्राय वह कर्ज लेता रहता है। गांव के महाजनों से उसे कर्ज मिलता है जिसका सूद देते देते उसकी जान चली जाती है। सवा सेर गेहूं में प्रेमचंद ने कर्ज की इस पद्धति के भयानक रूप को कहानी में पिरोया है। आगे चलकर प्रेमचंद का यह किसान भारत भूमि को कृषि प्रधान देश बनाता है। आजादी के पहले भारत की अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को बनाने में गांवों की भूमिका आज की अपेक्षा ज्यादा बड़ी थी। इन गांवों में रहने वाली 60% आबादी कृषि व्यवस्था पर आश्रित थी। गांव की इस आबादी के बारे में यह नहीं कह सकते कि ये सभी किसान प्रेमचंद के जो पात्र है वो ग्रामीण है, पर सभी किसान नहीं है, परंतु सभी ग्रामीण कृषि व्यवस्था पर ही आश्रित थे। रामचंद्र शुक्ल एक जगह कहते हैं, ग्रामीण आबादी की पहचान वर्गों में बांटकर की जा सकती है। वे आगे लिखते हैं, भूमि ही
भूमि यहाँ सरकारी आपका प्रधान उद्गम बना दी गई है। व्यापार श्रेणियों को यह सुविधा विदेशी व्यापार को फलता फूलता रखने के लिए दिया गया था, जिससे उनकी दशा उन्नत होती आई और भूमि से संबंध रखने वाले सब वर्गों की क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर गिरती गई। आचार्य शुक्ल ने जिन वर्गों का उल्लेख किया है वो तीनों वर्ग प्रेमचंद के साहित्य में मौजूद है, परंतु उनका लक्ष्य किसान है। यही किसान भारत को कृषि प्रधान देश बनाता है। भारत को कृषि प्रधान देश बनाने में जमींदारों की भूमिका सकारात्मक नहीं थी। जमीन के बड़े हिस्से के मालिक थे, पर स्वयं खेती में काम नहीं करते थे। हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना आदि जैसे काम वे मजदूरों द्वारा करवाते थे। खेती हर मजदूर की स्थिति थी कि वे प्रायः भूमिहीन थे या उनके पास नाम मात्र की जमीन थी। उनके मकान जिस जमीन पर होते थे वो जमीन भी उनकी अपनी नहीं होती थी। इस तरह कृषि कार्य के प्रति जमींदार तथा मजदूर वर्ग की स्थिति विडंबनात्मक थी। जमींदार के पास जमीन होकर भी स्वयं खेती में काम नहीं करता था और मजदूर वर्ग के पास खेती नहीं थी, पर वो खेती का सारा काम करके भी खेती का मालिक नहीं था। ये दो वर्ग कृषि व्यवस्था का अंग होने पर भी उन्हें किसान नहीं कहा जाता था। प्रेमचंद का लक्ष्य किसानों पर था। वो मजदूर तथा जमींदार को किसान नहीं मानते थे। उनकी किसान समस्याओं पर लिखी गई कहानी और उपन्यास में किसान स्वयं काम करता है। कृषि से संबंधित सारे कार्य स्वयं किसान को करते हुए दिखाया गया है। इन्हीं किसानों के बल पर भारत कृषि प्रधान देश बना। कृषि संस्कृति का निर्माण इन्हीं किसानों ने किया, जमींदारों से नहीं। कृषि व्यवस्था केवल अर्थव्यवस्था नहीं होती, बल्कि वह एक मुकम्मल सभ्यता संस्कृति होती है, जिसका निर्माण किसानों पर आश्रित होता है। प्रेमचंद किसान जीवन के कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य के सबसे बड़े रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं का मूल्यांकन हिंदी के आलोचकों ने कई बार किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर वीर भरत, डॉक्टर मनोज पांडे आदि इन आलोचकों ने प्रेमचंद के किसान कथा साहित्य के महत्व को विश्लेषित किया है। आज भी जब हिंदी में किसान जीवन के चरित्र का प्रश्न पड़ता है तो सबसे पहले प्रेमचंद के कथा साहित्य पर ध्यान जाता है। प्रेमचंद ने जिस किसान को अपने साहित्य में चित्रित किया उसे ही हमने असली किसान माना है। यदि किसी ने हमसे पूछा किसान कौन है, तो हम कहेंगे कि किसान होरी है, हल्कू है, शंकर है आदि। किसानों की समस्या के बारे में सवाल उठता है तो हमारा ध्यान रामविलास शर्मा की पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग की तरफ जाता है। इस पुस्तक से मालूम होता है कि किसान की असली समस्या ऋण है। प्रेमचंद के किसान को आलोचकों ने अपने अपने तरीके से समझा। प्रेमचंद ने किसान को कभी ऋण से दबा हुआ व्यवस्था के दमन चक्र में पीसता हुआ दिखाया है, तो कभी विद्रोही तेवर के साथ धर्म भीरू के रूप में भी दिखाया है। प्रेमचंद का किसान प्राय आर्थिक समस्या से जूझता है। यह समस्या प्रेमचंद के किसान की नहीं, आज के किसान की भी है। किसान की प्रत्येक समस्या के पीछे या प्रत्येक समस्या के बाद आर्थिक प्रश्न जरूर उठाया है। वो परेशान है कर्ज के बोझ से। यदि धर्म से डरता है तो आर्थिक दबाव झेलता है। कुल मिलाकर उसकी असली समस्या आर्थिक परेशानी है। प्रश्न ये निर्माण होता है कि किसान की सभी समस्याओं जड़ में क्या आर्थिक पक्ष ही है। हिंदी आलोचना तथा किसान राजनीति ने यहाँ संदेश दिया है कि किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना सबसे जरूरी है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में किसान के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की पड़ताल करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का असली निर्माता ही किसान समाज है। इस देश का मूलाधार भी किसान है। किसान की संस्कृति भारत की संस्कृति है। प्रेमचंद का प्रत्येक किसान पात्र अपनी जाति के नाम के साथ चित्रित होता है। वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि किसान की एक अनिवार्य पहचान उसकी जाति है। ग्रामीण समाज की बनावट जाति के आधार पर ही स्थित है। प्रेमचंद ने जब किसान की कथा लिखी, उसकी जाति का उल्लेख किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। जैसे सवा शेर गेहूं का शंकर कुर्मी, सुजान भगत का सुजान महतो, मुक्ति मार्ग का झिंगुर महतो, बुद्ध गडेरिया, पंच परमेश्वर का अलगू चौधरी आदि। पूस की रात कहानी में हल्कू की जाति का उल्लेख नहीं आता, पर कहानी के विवरण से पता चलता है कि वो कम जमीन वाला किसान है। कभी कभी वो मजदूरी भी कर लिया करता है। प्रेमचंद की किसी कहानी में दलित पात्र आता है तो वहां अस्पृश्यता का भेदभाव जरूर उठता है। पूस की रात का हल्कू भी निश्चित रूप से किसी पिछड़ी जाति का व्यक्ति है। गोदान के होरी से लेकर पूस की रात के हल्कू तक के जो किसान है वो पिछड़ी जाति के ही है। प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां किसान पर लिखी हुई है उन सब में किसान पिछड़ी जाति का ही है। जाति का जितना कम उल्लेख कहानियों में है, उसमें कहीं ज्यादा स्पष्ट विवरण उपन्यासों में आया है।
प्रेमचंद की दृष्टि में किसान का अर्थ पिछड़ी जाति से है। उनके उपन्यास और कहानी में कहीं पर भी उच्च जाति का किसान नहीं है। गांव को आधार बनाकर उन्होंने जो कहानियां लिखी, उनका संबंध कहीं भी किसान जीवन से नहीं है, जैसे कफन, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं आदि। प्रेमचंद के किसान जीवन पर लिखे कहानी और उपन्यास को पढ़ने के बाद खासकर गोदान में दिखाई देता है कि गोदान में मूल समस्या रून की है। यह समस्या अन्नों के पास नहीं है, यह समस्या सिर्फ होरी, हल्कू, शंकर आदि किसानों के पास है। दरअसल किसान कर्जदार है और कर्ज की पद्धति महाजनों के पक्ष में है। किसान तबाह और बर्बाद होने की वजह भी यही है। महाजनी सभ्यता लेख में भी प्रेमचंद ने यही बताया है। प्रेमचंद का किसान अपने सम्मान के प्रति सजग है। वो अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए परिश्रम करता है। वो किसी अन्याय का साथ भी नहीं देता। प्रेमचंद जिस किसान की पहचान को लेकर आए थे, वो मेहनतकश और सरहदी किसान थे। प्रेमचंद ने गोदान तथा अन्य रचनाओं में यही दिखाते हैं कि किसान अपने सम्मान के लिए चिंतित है। वो गाय पालता है तो भी सम्मान के लिए, कर्ज लेता भी है तो सम्मान के लिए। वो अपने जीवन में जो भी जोखिम उठाता है तो वो सब उसका मकसद ये है कि उसकी मर्यादा बनी रहे। गहराई के साथ होरी को पढ़ा जाए तो हम ये पाते हैं कि उसका हर कदम अपनी मर्यादा की चिंता से युक्त है तथा ये चिंता मनुष्यता के पक्ष में है। वो कर्जदार है, भले ही बेटी की शादी में समझौता करता है, परंतु शराफत और ईमानदारी की चेतना को मरने नहीं देता। वह यह सोचता है कि मेहनत करके कर्ज मुक्त होकर शांति से जीवन बिताए। वो कभी दूसरों का हक नहीं मारता। उसके इन्हीं गुणों के कारण वो किसान संस्कृति का प्रतीक है। इसके विपरीत ग्रामीण ऊंची जातियों के पात्र किसान संस्कृति को दूषित करते हैं और किसान जीवन को शोषित करने में ऊंची जातियों की भूमिका को प्रेमचंद ने बार बार प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद के संपूर्ण रचनाओं पर दृष्टि डाली जाए तो यह दिखाई देता है कि प्रेमचंद किसान के प्रति एक जबरदस्त सांस्कृतिक दृष्टि रखते हैं। उनकी कहानियों को चुनकर विश्लेषित किया जा सकता है कि किसान संस्कृति से निर्मित भारतीय संस्कृति को गौरवशाली बनाने में पिछड़ी जातियों की बहुत भूमिका है। किसान परिवार की संस्कृति को प्रेमचंद ने जिस तरह से व्यक्त किया है, वो भारतीय संस्कृति की आदर्श भूमि है। प्रेमचंद के किसान और आज के किसान में अब भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आज का किसान भी अपने सम्मान की रक्षा के लिए कर्ज लेता है, सम्मान के लिए जूझता है और इतना नहीं, कर्ज के बोझ तले दबकर आत्मसम्मान की सुरक्षा हेतु स्वयं को बलि चढ़ाता है। वह खुदकुशी करने में भी आगे पीछे नहीं देखता। प्रेमचंद के किसान में त्याग, प्रेम, संतोष, दया, करुणा, बड़प्पन जैसे मानवीय गुण आज के किसानों में भी पाए जाते हैं। प्रेमचंद का किसान जैसा का तैसा आज भी जीवित है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य को जो किसान चित्रित किया है वो आज भी प्रासंगिक है। बस मैं प्रेमचंद के बारे में इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए यहाँ पे समय दिया और मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला मैम। लगभग प्रेमचंद जी के जो साहित्य में किसान की जो भूमिका है उसको आपने पूरा यहाँ पर वर्णित किया बहुत अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि भारतीय संस्कृति में पिछड़ी जाति और किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है जिससे भारत आगे बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कुछ ऐसे शब्द कहे जहाँ मैं अब दोबारा रिपीट क्या करूँ। बहुत विस्तृत उद्बोधन था। बहुत बहुत बढ़िया उद्बोधन। धन्यवाद आदरणीय। प्रेमचंद एक युग है, खींचे नई लकीर, संकट से लड़ते रहे कभी न खोया तीर। नमक दरोगा प्रेमाश्रम सब रचनाएं खास, उनकी कृतियां अमिट हैं, हर लेती हैं प्रास। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शहनाज शेख जी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष महोदय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर का, जो कि कुलानुशासक है विक्रम विश्वविद्यालय से और विभागाध्यक्ष भी हैं हिंदी के। स्वागत है आदरणीय महोदय आपका इस आभासीय पटल पर उद्बोधन हेतु। ये आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद। जी स्वागत है। धन्यवाद। मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ स्पष्ट आ रही है। हाँ जी जी। सरस्वती श्रुति महती मह्यताम। आज के इस पटल पर उपस्थित सभी आत्मीय सुधीजन, एक विशेष अवसर भी आज है 3 लोगों के प्रति सम्मान अर्पित करने का। प्रेमचंद जी जो कि कथा सम्राट हैं, उनकी जयंती के साथ साथ 3 हमारे परिवारजनों से जुड़ा हुआ अवसर है। एक श्री प्रभु चौधरी जी की सेवानिवृत्ति का अवसर है। हम लोग ऑफलाइन माध्यम से जुड़ेंगे उनसे अभी अगले रविवार को और उनका हम सम्मान करेंगे। वहाँ कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत रहेंगे और
कई संस्थाएं उनको सम्मानित करेंगी। सर क्षमा मैं इस चाहते हैं, अवसर आपकी पर तस्वीर नहीं आ रही। अगर आप अपना वीडियो भी खोलना चाहते हैं। जी, तो मैं इस पावन अवसर पर सभी सुधीजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज का ये अवसर जुटाया है। चूंकि मैं अभी रास्ते में हूं और मुझे एक कार्यक्रम में पहुंचना है जो प्रेमचंद जी पर ही केंद्रित है। मध्य प्रदेश लेखक संघ का एक कार्यक्रम है, तो हो सकता है कि स्पीड नेट के ना बन पाए, इसलिए मैं अपने को वीडियो बंद रखूंगा। फिलहाल 1-2 मिनट के लिए मैं वीडियो चालू रख के अपनी बात को रख देता हूँ, फिर इसके बाद बंद कर दूंगा। तो पहला अवसर प्रभु चौधरी जी की सेवानिवृत्ति का है। उनको हम लोग सम्मानित करते हैं कि आने वाले समय में 125 वर्षों तक इसी तरह स्वस्थ सानंद दीर्घायुष्य रहे वे और इसी प्रकार 125 वर्षों तक साहित्य, संस्कृति, देवनागरी लिपि आदि की सेवा करते रहे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रसंग है शहनाज शेख जी का जन्मदिवस है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि वे भी इसी प्रकार 125 वर्षों तक स्वस्थ सानंद रहें, साहित्य और संस्कृति का गौरव बनी रहे। मैं इस अवसर पर सुवर्णा जाधव जी को भी सम्मानित करता हूं, जिनका हम लोग आज जन्म दिवस मना रहे हैं। उनके प्रति भी मैं हृदय से मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी सुधीजन, रश्मि जी, मुक्ता जी, सच्चिदानंद जी, हरि सिंह पाल जी, रजिया जी, सभी को मैं हृदय से मंगल कामनाएं, पदमचंद जी गांधी जुड़े हुए हैं, सभी को मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं और संक्षेप में अपनी बात को रखूंगा। अभी जिन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर यहाँ चर्चा हो रही है, उसमें चूंकि यह विषय वैश्विक संदर्भ से जुड़ा हुआ है, तो मुंशी प्रेमचंद विश्व कोटि के साहित्यकार हैं। यानी यदि हम भारत की तरफ से किसी ऐसे रचनाकार का नाम निर्विवाद रूप से लेना चाहें जो जिसका साहित्य पहले भी और आने वाले समय में भी विश्व को बहुत कुछ दे सकता है, तो उसमें प्रेमचंद जी का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। यद्यपि उनके पहले भी एक लंबी श्रृंखला है भारत में लेखकों की, कवियों की, वो चाहे महर्षि वेदव्यास हों, वाल्मीकि हों, भास हों, कालिदास हों, हमारे हिंदी जगत के ही तुलसी, कबीर आदि हों, रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा भी होती है। लेकिन इन सारे रचनाकारों की पूरी श्रृंखला के बीच प्रेमचंद अद्वितीय है। और ये जो अद्वितीयता है उनकी, उसके पीछे है उनका सोच, उनकी दृष्टि, उनकी इस देश की धड़कन की सही पहचान। उन्होंने इस देश को युग परिवर्तन के दौर में पहुंचाया। यानी जिस प्रकार से गांधी जी ने इस देश को प्रभावित किया, व्यापक रूप में मथा, और विश्व साहित्य भी आज गांधी जी की चर्चा करता है, विश्व संस्कृति उनकी चर्चा करती। ठीक वही काम साहित्य की दुनिया में प्रेमचंद जी ने किया। प्रेमचंद जी नहीं होते तो शायद गांधी जी का सपना, स्वाधीनता आंदोलन के पुरोधाओं का सपना साहित्य की भूमि पर नहीं उतर सकता था। प्रेमचंद जिस तरह से गांधी जी ने अपने समय के प्रवाह को न केवल समझा, उसे मोड़ा, उसी प्रकार प्रेमचंद जी ने किया। आप देखिए कि प्रेमचंद के ठीक पहले का जो साहित्य था, वो साहित्य यथास्थिति या आदर्श की स्थिति, दो चीजों पर डटा हुआ था। जो भी हमारे पारंपरिक मूल्य थे, मानदंड थे, उनको लेकर चल रहा था, या कुछ विशेष प्रकार की आदर्श परकता की ओर ले जा रहा था। प्रेमचंद एक युग परिवर्तनकारी साहित्यकार के रूप में आते हैं। प्रेमचंद के आते ही चरित्रों के द्वारा कहे जाने वाले कथन, भाषा सब बदल जाती है। रचनाओं के नाम बदलने लग जाते हैं। आप देखिए, क्या उसके पहले सेवा सदन हो सकता था? क्या उसके पहले प्रेमाश्रम हो सकता था? क्या उसके पहले रंगभूमि या कर्मभूमि हो सकती थी? नहीं हो सकती थी।
क्योंकि एक नए रूप में इस देश को, इस देश की समस्याओं को देखना, अंदर और बाहर के शत्रुओं से टकराना, ये प्रेमचंद ने संभव बनाया। प्रेमचंद को पता था कि ये लड़ाई केवल ब्रिटिशर्स से नहीं है, ये लड़ाई अंदर के शत्रुओं से भी है। अगर हम केवल बाहर के शत्रुओं से लड़ते रहेंगे तो शायद आजादी अधूरी रहेगी, क्योंकि हमारी गतानुगतिकता, यथास्थितिवादिता, जड़ता, इसको तोड़ना भी जरूरी था। हमारे अंदर ही बहुत सारे शत्रु थे जो लगातार इस देश को, इस देश की आत्मा को निस्तेज कर रहे थे। वो चाहे जाति प्रथा के नाम पर हो, चाहे वर्गीय विषमता के आधार पर हो, अत्याचार और उत्पीड़न के असमाप्त अभियान हो, वो चाहे स्त्री के विरुद्ध हो रहे हो, वो चाहे दलितों के विरुद्ध हो रहे हो, चाहे किसान के विरुद्ध हो रहे हो, उन सब पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कोई रचनाकार आता है तो प्रेमचंद के रूप में आते हैं। अतः प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ना यथास्थिति का निषेध करना है, परिवर्तन के साथ खड़ा होना है। विश्व वाङ्मय में प्रेमचंद का होना ये संकेत करता है कि साहित्य के माध्यम से परिवर्तन हो सकता है। साहित्य पीछे चलने वाली कोई पंक्ति नहीं है, वह मशाल वाहन की भूमिका में है। उसके पीछे पीछे राजनीति, उसके पीछे समाज चले, ये प्रादर्श प्रेमचंद का प्रादर्श है। अतः दुनिया में जहाँ कहीं उत्पीड़न है, अन्याय है, अत्याचार है, पारस्परिक वैमनस्य है, प्रेम का अभाव है, वहाँ प्रेमचंद प्रेमाश्रम के साथ सामने आ जाते हैं, सेवा सदन के साथ हमारे बीच में आ जाते हैं, गोदान के साथ हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। वे कर्म भूमि की बात करते हैं, वे रंग भूमि की बात करते हैं, इस संसार को एक नई रोशनी दे जाते हैं। अतः प्रेमचंद की जयंती इस अर्थ में महत्वपूर्ण है, वो एक ऐसे रचना है जो विश्व सभ्यता को, विश्व संस्कृति को केवल अभी 100, 200, 500 साल तक ही नहीं देगा, सदियों सदियों तक वो देता रहेगा, सदियों सदियों तक वो रोशनी दिखाता रहेगा। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सुधीजनों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे व्यस्तता के बावजूद कुछ कहने के लिए मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। बहुत सुंदर, हर पहले की तरह, हमेशा की तरह बहुत सुंदर उद्बोधन आपका, ज्ञानवर्धक। विश्व सभ्यता संस्कृति को सदियों सदियों तक रोशनी देने वाले साहित्यकार हैं और प्रेमचंद ने सिखाया कि साहित्य के माध्यम से भी परिवर्तन लाया जा सकता है, देश में, समाज में, विश्व में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। और पाल सर भी दिख रहे हैं हमें। अब मैं यहाँ पर कहूँगी, अगर कोई भी व्यक्ति बधाई देना चाहता है आदरणीय प्रभु सर को, जैसे कि आदरणीय मुक्ता कान्हा, डॉक्टर मुक्ता कान्हा कौशिक जी जुड़ी हुई हैं, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। महोदय, अगर आप अपने विचार रखना चाहती हैं तो 1 आध मिनट में विचार भी रखें, और बधाई भी देना चाहती हैं तो अपना माइक खोल के बधाई दे सकती हैं। स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। बधाई में मेरा भी नाम लिख लीजिएगा। हाँ हाँ सर, इसके बाद आप कहें, आप कहें। धन्यवाद रश्मि जी। राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना द्वारा आयोजित आज प्रेमचंद जयंती की आप सभी को बधाई देती हूँ और राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के सूत्रधार आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी जी को भी मैं बधाई शुभकामनाएं देती हूँ कि उसका मार्गदर्शन हम पर बना हुआ है, और आभासी संगोष्ठी के माध्यम से सभी को बधाई शुभकामनाएं जन्म दिवस की, और उनका जो सेवानिवृत्त कार्यकाल है उसके लिए भी बधाई देना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना में अपना अहम भूमिका निभाई, वैसे ही उन्होंने स्कूल में भी अहम भूमिका निभाई। और वो एक जो सेवानिवृत्त तो केवल एक नाम है, लेकिन हम हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, अपने बच्चों से जुड़े रहते हैं, और जितने भी साहित्यकार हैं, कवित्रियाँ हैं, वहाँ के स्कूल के लोग हैं, सारे लोग आत्मिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है।
और शहनाज जी को भी बधाई शुभकामनाएं देती हूँ जन्म दिवस की, कि आप भी हमेशा जुड़े रहें। महासचिव बनने की बधाई भी नहीं दे पाई थी आपको, उसकी भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आदरणीय दीदी स्वर्णा दीदी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उनका भी मार्गदर्शन कोरोना काल से लेकर अब तक बना हुआ है, उनको भी बधाई शुभकामनाएं कि आप सबका मार्गदर्शन बना रहे। और प्रेमचंद जी के बारे में और क्या बोलूं, क्योंकि वो तो एक इतने अच्छे है रहे हैं, उनकी रचनाएं इतनी सारी हैं, हमारे बच्चों को उसका ज्ञान मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। हमने तो उनकी जितनी रचनाएं, विशेषताएं, क्या क्या कार्यकाल में उन्होंने किया, वो हम सब के लिए एक गौरवान्वित पूर्ण जीवन है उनका। और जब हम आगे अपने बच्चों को उनके बारे में बताते हैं तो वो हमारे लिए उपलब्धि रहेगी, कि हमारे बच्चों को ये पता हो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या किया है, हिंदी के क्षेत्र में क्या किया है, साहित्यकार के रूप में, कहानी कथाकार के रूप में, और अन्य क्षेत्रों में उन्होंने जो किया है। आज सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में भी उनकी जयंती मनाई जा रही है। और आप सभी को भी पुनः बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सभी ने बधाई दे चुके हैं सभी। अब मैं आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, नागरिक लिपि परिषद के महामंत्री। रश्मि जी, जी मैं जी थोड़ी सी 2 शब्द बोलना चाहूंगी। हाँ, आपने कहा मैंने कि मैं तक नहीं दी थी। बोलूंगी, इसलिए मैंने हाँ, बुला नहीं ली। ठीक है नहीं ठीक है, नहीं, मैं मुख्य थोड़ा सा वक्तव्य बोलूंगी क्योंकि चौधरी सर को भी शुभकामनाएं देना बाकी रहा। जी जी बोल दीजिए फिर मैं, क्योंकि अध्यक्षीय भाषण और मुख्य वक्ता दोनों ही रूप में पाल सर को बुलाऊंगी मैं, तो अगर आप बोलना है तो पहले ही बोल दीजिए। जी बात, जी स्वागत है आपका। हाँ, बोल देती हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और सबसे पहली बात, आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और प्रभु चौधरी सर को भी उनके सेवानिवृत्ति पर मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और आने वाले भविष्य के लिए, उनके आगे के भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। और आज जो बहुत ही प्यारी लग रही मेरी सहेली शहनाज और स्वर्णा दीदी, आप दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप ऐसे ही दोनों भी हंसती मुस्कुराती रहे। और प्रेमचंद जी के बारे में तो क्या ही कहना, वो तो हमारे किसान की आत्मा पर लिखने वाले, यानी कि जहाँ गांधी जी कहते हैं कि किसान जो है हमारे देश की आत्मा है, तो उसी आत्मा को लेकर उन्होंने अपना पूरा साहित्य लिखा है। आप सभी के वक्तव्यों को मैंने सुना और आप सभी ने प्रेमचंद पर बहुत बढ़िया कहा। आप सभी का भी यहाँ पर अभिनंदन। तो मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और आभासी पटल से सभी जुड़े हुए, मुक्ता जी है, रश्मि जी आप बहुत अच्छा हमेशा से संचालन करती है। हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग मैं नहीं जानती हूँ, उन्होंने वक्तव्य दिया है। और शैलेंद्र जी जो बहुत बड़े विद्वान है, वक्ता है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मुझे बोलने के लिए 2 शब्द बोली हूँ, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शहना जी, आप बोली। और गरिमानी जी ने भी लिखित में मैसेज बॉक्स में अपना बधाइयाँ दे चुकी हैं। इसलिए अब मैं डॉक्टर आदरणीय हरि सिंह पाल सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, जो कि महामंत्री है नागरिक लिपि परिषद से और हिंदी से भी जुड़े हुए हैं और अन्य अनेक संस्थाओं पे अनेक पदों पर हैं। और सर के मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। सर सम्मान स्वागत है सर। क्या आपको सुनाई दे रही है सर मेरी आवाज? हाँ, सुनाई दे रही है। स्वागत है सर मैं आपका। दरअसल अभी रास्ते में हूँ, और इसलिए सर वीडियो नहीं खोलता। आज चूंकि आप वैसे मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि जी। सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना को बहुत बहुत बधाई। सभी पदाधिकारियों को बधाई कि आपने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के स्मृति में आपने आज की ये आभासी संगोष्ठी का आयोजन किया है। और उसके साथ ही सुखद संयोग ये भी जुड़ गया है कि हमारे अपने छोटे अनुज प्रभु चौधरी जी का जन्म दिवस है। आज का उनका सेवानिवृत्ति का दिवस है। और जन्म दिवस तो डॉक्टर शहनाज शेख का है और श्रीमती सोना यादव जी का है। और बड़ी ही विदुषी दोनों महिलाएं हैं। और अच्छा लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती को आप अपने जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सौभाग्य कम ही लोगों को मिल पाता है कि महापुरुषों के जन्मदिन के साथ हमारा भी जन्म दिवस हो। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सुवर्णा जी और शहनाज जी कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने मुंशी प्रेमचंद जी के
जन्म जयंती के दिन आपने इस धरा पर अवतरण किया, तो इसलिए विशेष बधाई। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप सब लोग बोल चुके हैं। डॉक्टर मीरा सिंह जी ने बोला, सुवर्णा जादव ने बोला, तना शेख ने बोला, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी ने बोला, आप सब मित्रों ने बोला, तो बहुत अच्छा लगा। और ज्यादा कहने की आवश्यकता इसमें है नहीं। और दूसरा सिर्फ मैं एक प्रसंग सिर्फ ये सुनाना चाहता हूँ कि मेरे कथा साहित्य पर पीएचडी करने का एक प्रस्ताव मिला था मुझे बेंगलोर से। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा भाई कहानी मैंने इतना ज्यादा लिखी नहीं, सिर्फ 3 उपन्यास है, 150-200 तकरीबन कहानियां होगी कुल मिला के, सभी तरह की लोक कथाएं, बाल कथाएं और सामान्य कथाएं, और एक कहानी संग्रह है, ज्यादा कोई बहुत बड़ा वो नहीं, लेकिन वो पीछे पड़े नहीं साहब आपका कथा साहित्य है, चलो भाई कर लीजिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अगर कहानियां लिखने का अगर कहीं से प्रेरणा मिली तो वो हमारे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी थे, उनसे ही प्रेरणा लेकर के हम सोचा करते थे कि क्या हम जब उत्तर प्रदेश में पढ़ते थे, शायद 9वीं या 10वीं में कुछ इस तरह की ये किताब थी मुंशी प्रेमचंद की, सर्वश्रेष्ठ कहानियां, इस तरह की श्रेष्ठ कहानियां इस नाम से थी। तो उसमें बच्चों के मनोविज्ञान के अनुकूल थी, जैसे बड़े भाई साहब थी और ईदगाह थी, गिल्ली डंडा थी, इस तरह की कहानियां थी जो मतलब बच्चों की मनोविज्ञान पर खड़ी उतरती। कहाँ तो हम उनको अपने भारतीय समाज को चितेरा कहते हैं प्रेमचंद को, वो सभी वर्गों के लिए थे, चाहे उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी लिखी, उन्होंने महिलाओं के लिए भी लिखी, उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखी। कभी आप कहानी उनकी पढ़िए ना, बड़ी 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 घर की बहू, आप देखिएगा सब आपके आंसू आ सकते हैं कि देखिए गर्मी महिलाएं भले ही लड़े वो करें, लेकिन जब परिवार की बात आती है, उसके सम्मान की बात होती है, तो अपने सभी विवादों को छोड़ करके वो अपना सब कुछ उसमें समाहित कर देती, परिवार में समाहित कर देती। ये इस तरह की बस की बात, ये प्रेमचंद जी थे जिन्होंने इन बड़ी कहानियों को लिखा, और यही कारण है कि उस तरह की कहानियां, हालांकि अब कहानियां बहुत लिखी जा रही हैं, बहुत उपन्यास छप रहे हैं बहुत लोगों के, लेकिन जिस स्तर की चीज, जिस भाषा शैली की थी, उस भाषा शैली की अब कमी है। मतलब आप किसी अब आजकल की आप किसी कहानी की या आप मेरी कहानी को पढ़िएगा तो आप कहानी का नाम याद कहाँ से रहेगा। हमें मुंशी प्रेमचंद की लगभग जो कहानियां पढ़ी हैं सबकी याद है, हमें गबन की भी याद है, हमें गोदान की भी याद है, हमें प्रेमाल संग की भी याद है, हमें सब उनका जो साहित्य पढ़ा है। हमारे उपन्यास को कौन नाम लेने की बताएगी, नहीं बता सकता। तो आज बड़ी भले ही साहित्य की, कथा साहित्य की बहुत व्यापार हो, लेकिन उनकी जैसी जो उत्कृष्टता है, उनकी जो उस श्रेणी का जो लेखन है, उस तरह का वो नहीं मिलता आज के जमाने में। मुझे सौभाग्य मिला कि जब नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक नवलेखक शिविर किया था कोरबा में, तो मुझे भी एक विषय विशेषज्ञ के रूप में बुलाया था। वो एक महिला थी यहाँ की, बड़ी विदुषी थी, संस्कृत की विदुषी, शकुंतला शर्मा, भिलाई की थी। तो वहां पर होता यह था कि जो लोग कहानी लिखते थे हम उनमें सुधार कर देते थे, भाई जरा ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो उसके बाद जब कार्यक्रम हो गया, हम लोग अपने घर आए, तो शकुंतला शर्मा का फोन आया कि मैं प्रेमचंद जी से बात करना चाहती हूँ। प्रेमचंद यहाँ कहाँ से आई दिल्ली? प्रेमचंद तो चले नहीं, मैं आपसे ही बात करना है। कि भैया तो हो गई, मेरा नाम प्रेमचंद थोड़ा ही है। मेरे तो नहीं है, मैं तो आपको प्रेमचंद कहती। वो भली महिला आज तक वो प्रेमचंद ही कहती है, वो उसकी अपनी है सोच जो कुछ भी हो, लेकिन हम तो उनकी कहें कि जो धूल है, चरण धूल है, उसके बराबर भी नहीं है किसी प्रकार के। लेकिन अगर कहीं हमारे लेखन से अगर किसी को प्रेरणा मिलती है, किसी का उत्साह वर्धन होता है, तो ये हमें बहुत बड़े सौभाग्य की बात। तो अपने आप को मानते हैं कि मेरा उपन्यास पढ़ के एक किशोर का, युवक का बल्कि फोन पत्र आया उस जमाने में, जैसा मैं तो आत्महत्या करने वाला था, आपका उपन्यास पढ़ लिया तो मैंने आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया। तो अगर इस तरह का अगर लेखन किया जा रहा है कि अगर समाज को अगर वो दिशा दे रहा है, तो उस लेखन की सार्थकता है। सिर्फ पढ़ने भरने से या सिर्फ कहें कि किताब की संख्या बढ़ाने से कि हमने 10 लिख ली, हमने 20 लिख ली, हमने 50 लिख ली, उस संख्या बढ़ाने का औचित्य क्या है कि जब कहीं भी हम एक भी पाठक को हम इस रूप में तैयार नहीं कर पाए वो हमारे लेखन से प्रेरणा ग्रहण कर सके। तो प्रेरणा आजकल तो पढ़ना वैसे ही हो गया है नए बच्चों का, लेकिन जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो तो कम से कम पढ़ते ही हैं। तो अगर उन तक हमारी बात जा रही है, तो
उसमें हमारी लेखन की सार्थकता है। यही मुंशी प्रेमचंद का जितना लेखन है वो हमें इसी बात का देता है, इसी बात की शिक्षा देता है कि हमारा लेखन ऐसा हो कि जो कालातीत बने, मतलब किसी कालखंड का न बने कि सब 2021 में हम लिख रहे हैं कि 1970 में हमने लिखा, कालातीत बने। और वो प्रेमचंद सिर्फ आप कहें कथा सम्राट ही नहीं, वो बहुत बड़े पत्रकार थे। आप लोगों को जानकारी होगी कि जब हंस का संपादन किया तो हंस उस जमाने की एक बहुत बड़ी पत्रिका थी, और जिसका हंस में कहानी छप जाती थी वो उसको बहुत बड़ा साहित्यकार मान लिया जाता था, कथाकार मान लिया जाता था। बाद में राजेंद्र यादव ने उस हंस को पुनर्प्रकाशित कराया दिल्ली से, तो हम भी उनके साथ में रहे। तो मतलब ये देखिए कि हंस आज भी प्रकाशित हो रहा है, और बड़ी खुशी होती है कि मुंशी प्रेमचंद ने कथा जो एक पत्रिका का एक मानदंड तैयार किए थे, वो मानदंड आज तक लागू है। लोग उस पर चल करके ही शांति अनुभव करते हैं कि भाई अगर प्रेमचंद का जो एक शैली है, भाषा शैली है, अगर उसको हम पाठकों तक पहुंचा रहे हैं तो हमारी पत्रिका के प्रकाशन की सार्थकता है। तो अब मतलब एक पत्रकार के रूप में आप देख लीजिएगा, एक संपादक के रूप में देख लीजिएगा, और वो तो शिक्षा निरीक्षक थे, अध्यापक भी थे, बाद में शिक्षा निरीक्षक बने। और आप उनके ये देखिएगा कि उन्होंने जीवन में किया, मतलब सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने किया कि जब उन्होंने उनकी पहली पत्नी का निधन हुआ तो अपना विवाह बाकायदा उन्होंने घोषित करके किया था कि मैं विधवा महिला से विवाह करूंगा। जो शिवरानी थी वो विधवा थी, कोई उनसे शादी करने को तैयार नहीं था। मुंशी प्रेमचंद सामने आए और उन्होंने उनसे विवाह किया। तो ये देखिएगा मतलब जीवन उस जमाने में, आज से आप देखिए कितने इतने साल हो गए, पिछली उसकी बात है सदी की। तो ये कर पाना उस जमाने में, जबकि कितनी उस समय बहुत ज्यादा संकीर्णताएं थी, जबकि आजकल के बच्चे तो ठीक है प्रेम विवाह कर रहे हैं और लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, न जाने क्या क्या नई नई चीज आ गई है। लेकिन उसके बावजूद क्या कोई इस तरह की हिम्मत कर पाया है कि चलो अंतरजातीय विवाह कर ले, लेकिन क्या कोई विधवा से विवाह करने की कोई हिम्मत कर पाया है? क्या कोई इतना साहस कर पाया? वो मुंशी प्रेमचंद ने करके दिखाया। और उनके परिवार में, जबकि मतलब ये देखिएगा कि उस समय बहुत मतलब संकीर्णताएं थी, बहुत ज्यादा धार्मिक पाखंड था। उस बीच में मुंशी प्रेमचंद ने अपने जो बेटे का जो विवाह किया वो एक दूसरे जाति से किया, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी। इस तरह की बातें ये प्रेमचंद को प्रेमचंद स्थापित करते हैं। सिर्फ कथाकार तो हमने कथाएं पढ़ ली, उनको उपन्यास पढ़ ली, तो उस तक हम चर्चा कर लेते। उनके व्यक्तित्व की आप देखिएगा कितना बड़ा व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व के कारण ही आज मुंशी प्रेमचंद सबके सिरमौर बने हुए कथा सम्राट, इसीलिए हम कहा जाता है। सब कथा सम्राट हम किसी को कहने का साहस नहीं कर पाते। तो ये मुंशी प्रेमचंद की देखिएगा कि कितने तो पढ़ने वाले हैं, कितनी साहित्यिक संस्थाएं हैं, कहाँ उसका प्रयोग कर पाती, कहाँ उनको स्मृति हो पाती है। कहीं नहीं, बहुत संस्थाएं हैं, इस तरह से गिनी चुनी संस्थाएं हैं कि जो उनकी जन्म जयंती पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं सभी आप सब पदाधिकारियों को और आप सब जितने हमारे कार्यकर्ता और जितने आज विद्वान विदुषी यहाँ पर जुड़े, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं जैसे चूंकि मैंने बताया मैं भी यात्रा में हूँ और घर में पहुंचने में भी देर लगी, क्योंकि आज का मेरा दिन नागरी लिपि परिषद कार्यालय जाने का होता है। और हमने अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती पर एक कार्यक्रम 17 अगस्त को रख रहे हैं, तो उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और भी कार्यक्रम होंगे इसी और श्रृंखला में। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खास तौर से शहनाज शेख और सुवर्णा यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर, हमेशा की तरह उद्बोधन सर ने कहा कि प्रेमचंद ने जो लिखा है वो तो लिखा है, लेकिन एक अच्छाई को एक स्तर से जिया हुआ है। उन्होंने विधवा विवाह किया और धार्मिक पाखंडताओं को तोड़ते हुए उन्होंने अपने बच्चे का भी विवाह किया। मतलब जो लिखना और जीना एक जैसा था, शायद इसीलिए आज हम उन्हें पूछ रहे हैं। और सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि उनके लेख को भी लिखकर
एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने का जो मन में बनाया था वो त्याग दिया और सर को भी एक महिला प्रेमचंद कहती है, शायद इसलिए क्योंकि सर समाज से जुड़े हुए हैं और कहते हैं ना भारत की भूमि से जुड़े हुए हैं। अन्य अनेक संस्थाओं का आप सभी सक्रिय रहते हैं, सर इतना देखते होंगे, शायद इसीलिए वो प्रेमचंद कहती होंगी महिला। सर भी अपने नित्य निरंतर सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, नागरी लिपि और हिंदी भाषा के साथ। सर आभारी हैं हम, आप शुरू से ही इस कार्यक्रम में जुड़े थे, आपने सभी को सुना, आपने सभी के बारे में बताया भी यहाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्षीय भाषण के लिए। मुख्य वक्ता के रूप में भी थे तो आपने प्रेमचंद पर भी बहुत अच्छा बोला और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की महासचिव जो कि आए और उनकी बधाइयों के लिए भी धन्यवाद दें और आभार व्यक्त करें गोष्ठी के लिए। ससम्मान स्वागत है इस आवासीय पटल धन्यवाद। पर एक बार फिर से स्वागत। धन्यवाद मैडम। आज की हमारी ये आभासी पटल की संगोष्ठी काफी हद तक सफल रही। इसका आयोजन करने वाले डॉक्टर प्रभु चौधरी सर को मैं अपनी इस राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की तरफ से हार्दिक उनका आभार व्यक्त करती हूँ तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो कि संगोष्ठी के पटल पर अध्यक्ष डॉक्टर हरिपाल सिंह सर, मुख्य वक्ता के रूप में भी और अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और हमें यहाँ पर मार्गदर्शित किया, इसलिए उनका मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और साथ ही शैलेंद्र कुमार शर्मा सर जी ने भी प्रेमचंद जी के बारे में बहुत अच्छी बातें कही जो कि प्रेरणादायी थी, उनका भी मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जिन्होंने यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया और डॉक्टर मीरा सिंह जो कि अमेरिका से जुड़ी हैं, पदमचंद गांधी सर, मुक्ता खाना कौशिक मैडम और अपने सुवर्णा मैडम तथा यहाँ पर एक प्रमोद जी दिख रहे हैं, गरिमा मैडम और मेरी सहेली डॉक्टर रजिया, इन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ तथा सुंदर संचालन करने वाली और सबको अपने मीठी आवाज में मीठी वाणी में बांध कर रखने वाली हमारी डॉक्टर रश्मि चौबे मैडम, इन्होंने अति सुंदर यहाँ पर संचालन किया, इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मुक्ता खाना कौशिक मैडम से विनती करती हूँ कि जब जब भी कार्यक्रम रहे आप यहाँ पर जुड़ती जाए, बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप आती हैं बोलती है तो कुछ बोलती जाए, इसलिए मैं आपका भी अपने इस राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, मुस्कुराते हुए आपने बहुत अच्छा। यहाँ पर प्रमोद जी कह रहे हैं कि अति उत्तम वेबिनार, तो हम खुश हो जाते हैं कि अच्छा वेबिनार रहा आज का और आपकी जो मुस्कान है उसने 4 चांद लगा दिए और मुक्ता जी से आने का अनुरोध किया तो मुक्ता जी जरूर आएंगे अब। चलिए चंद पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को विराम देती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहूंगी, सर कार्यक्रम को विराम दे दें? पाल सर सुन रहे हैं ना आप हमें? करिएगा करिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मात शारदे वर मिला थे विभूति महान, शिवरानी के संग में करते रचना जान, सदा जीवन सरलता कभी न मानी हार, प्रेस तक बेचना पड़ा संकट में थी जान। ऐसे थे हमारे प्रेमचंद और आज सचमुच कहते हैं कि उसी समय में जन्मे हुए लोगों पर कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा, इसीलिए हमारे कुछ साहित्यकारों का जन्म आज के ही दिन था और हम आशा करते हैं कि उनकी कलम प्रेमचंद जी की तरह ही चलेगी और हम जीवन में समाज में परिवर्तन देखेंगे उनकी कलम से। और पाल सर से बस एक बात जाननी है कि सर कौन सी वो रचना पढ़कर जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करने के सोच को त्याग दिया वो जरूर बता दें। मेरा उपन्यास था मशाल जलती रहे। अच्छा, मशाल जलती रहे। मशाल जलती रहे, हाँ, इसका थोड़ा थोड़ा भाग आया था, इसमें ग्रुप में आया था। बहुत अच्छा सर, आपकी रचनाएं भी प्रेमचंद से ज्यादा है कि आत्महत्या का त्याग कर दिया किसी ने, इसीलिए शायद वो प्रेमचंद कहती है महोदय आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े, हम फिर से एक बार जुड़ेंगे और ऐसे ही कुछ विचारों के साथ मिलते हैं। शुभकामनाएं सभी को और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।